हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं लर्न कोड जोन। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या होता है और क्यों यूज होता है, और यह कैसे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर से अलग है। तो चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में पूरा सॉफ्टवेयर एक सिंगल यूनिट के फॉर्म में होता है। सब कुछ एक टाइटली कपल्ड होता है, जैसे कि यूआई हो गया, बिजनेस लॉजिक हो गया, डेटाबेस हो गया, सब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर होता है। अभी सोचिए कि अगर मान लीजिए कि आपने एक ऑनलाइन शॉप बनाया है जिसमें लॉजिक, जिसमें कि लॉगिन है होगा, उसमें कार्ड होगा, पेमेंट होगा, ऑर्डर ट्रैकिंग होगा, और उस सारे का कोड बेस एक ही में रहेगा। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, पहले इसको समझते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले तो फ़ायदा है कि इनिशियली आपको डेवलप करना इसके लिए बहुत ही आसान होगा और बहुत ही सिंपल है, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज के ऊपर देखते हैं। तो डिसएडवांटेज ये है कि इसको इंडिविजुअल मॉड्यूल में स्केल करना इसको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और अगर एक भी पार्ट इसमें फेल होता है तो पूरा ऐप आपका डाउन हो सकता है। और एक तो डेवलपमेंट जो टीम है, जो डेवलपमेंट प्रोसेस होगा वो बहुत ही स्लो होगा, क्योंकि सेम कोड आपके पास भी है और सेम कोड सामने वाले के पास भी है। अगर आप चेंज करते हैं तो सामने वाला उसको चेंज नहीं कर पाएगा, उसको फिर से मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है। एक इमेज के साथ इसको समझते हैं। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो इमेज देख रहे हैं, ये है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। इसमें सपोज आपके यहाँ पे क्लाइंट हैं, ठीक है। ये क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3 है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट हो सकते हैं। ओबियसली अगर आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हैं तो रियल टाइम में आपके पास बहुत सारे यहाँ पे क्लाइंट आ जाएंगे। उस केस में क्या है कि जो आपका ई कॉमर्स का कोड बेस है, उसी में एक ही कोड बेस में, एक ही प्रोजेक्ट में आपका यहाँ पे अपने यूआई भी बना लिया है, और जो कैटलॉग सर्विसेज है वो भी आपने बना लिया है। उसके बाद से जो सर्विसेज है वो भी आपने बना लिया, डिस्काउंट भी बना लिया है, ऑर्डर भी बना लिया। इसी तरह से अलग जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपका पेमेंट वाला सेक्शन है वो भी आपने बना दिया, फिर से कार्ड वाला सेक्शन भी बना दिया। अभी इसमें, इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम यही है कि कहीं भी अगर ये प्रॉब्लम होता है तो फिर आपका पूरा जो ऐप है वो डाउन हो जाएगा। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ये जो है ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, ये ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर है। पहले जो भी वेबसाइट्स बनते थे, जो भी ऐप्स बनते थे, वो सारे मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी मैक्सिमम जो भी ऐप्स का डिज़ाइन होता है वो आपको बनते हैं माइक्रो सर्विसेज के ऊपर। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं कि माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर क्या है और उसके फ़ायदे क्या हैं। तो देखिए, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होता है कि अब जो छोटे छोटे सर्विसेज हैं उसको डिवाइडेड होते हैं। हर एक सर्विसेज का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और वो उसकी उसी को हैंडल करता है। जैसे कि यूजर सर्विस हो गया, कार्ड सर्विस हो गया, पेमेंट सर्विस हो गया, इसी तरह से आपका जो डिफरेंट सर्विस हो गया, कैटलॉग सर्विस वगैरह, ये सारे ही पूरे अलग अलग होते हैं। ये सर्विसेज अलग अलग डेवलप किए जाते हैं, डिप्लॉय किए जाते हैं, और इसको अच्छे से स्केल किया जा सकता है। इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये लूजली कपल्ड होते हैं, मतलब सारे एक साथ तो नहीं होते हैं, ये एक एपीआई के थ्रू ये सारे कनेक्ट होते हैं। बाकी ये एक साथ कोई भी अटैचमेंट इनका नहीं होता है। अगर सपोज मान लीजिए कि यूजर सर्विसेज में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका केवल डाउन होगा यूजर सर्विसेज वाला, या फिर अगर आपका कार्ड में प्रॉब्लम आ रहा है तो सिर्फ डाउन होगा आपका कार्ड सर्विसेज, बाकी सारा जो चलेगा वो चलेगा। जैसे पेमेंट चलेगा, यूजर जो सर्विसेज है वो चलेगा, बाकी सारी सर्विसेज चलेंगे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो भी सर्विसेज है उसको आप इंडिविजुअल डिप्लॉय कर सकते हैं, और इसका स्केलेबिलिटी तो ओबियसली बढ़िया रहेगा ही। ठीक है। और जो सर्विसेज उसमें बढ़िया बात क्या है कि अगर आप डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं तो उसमें एक बढ़िया बात ये है कि या तो आप यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट डीबी भी यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट लैंग्वेजेज भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो बेनिफिट है माइक्रो सर्विसेज में ये है। अभी एक इमेज के साथ इसको देखते हैं कि कैसे यहाँ पे कपल्ड होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे आप देखिए कि जो ये वाला इमेज है, यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्लाइंट्स, जो ये क्लाइंट हैं वो मे बी यूज कर सकते हैं, आपका वेब भी यूज कर सकते हैं या मोबाइल भी यूज कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपका क्लाइंट है वो यूज करेगा, चाहे वो वेब यूज करेगा या मोबाइल यूज करेगा। अभी इसको क्या होगा कि एक HTTP API गेटवे के थ्रू ये कनेक्टेड होगा। जैसे कि अगर वेब में है तो वेब भी API को कॉल करेगा, और मोबाइल में है तो मोबाइल भी सेम API को कॉल करेगा। और ये जो API हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से कनेक्टेड होते हैं। अभी जैसे वेब से कोई कॉल कर रहा है कैटलॉग के लिए, तो कैटलॉग वाले सर्विसेज में केवल कॉल करेगा उसको। अगर आपका DB अलग है तो उस DB से वो डेटा लेके आएगा कैटलॉग में, और कैटलॉग से API को रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स में, और उसको वेब में दिखा दिया जाएगा। सेम काम मोबाइल में भी होगा। मोबाइल से अगर कॉल करेगा तो सेम API कॉल करेगा, कैटलॉग में जाएगा, DB से डेटा उठाएगा और वहाँ पे उसको मोबाइल में दिखा देगा। तो अभी देखिए सारे जो यहाँ पे सर्विसेज हैं, जैसे कि कैटलॉग है, शॉपिंग कार्ड है, डिस्काउंट है, ऑर्डरिंग है, ये सारे ही अलग हैं। अभी सपोज मान लीजिए कि API कॉल किया आपका शॉपिंग कार्ड को या फिर डिस्काउंट को, किसी को भी इसने कॉल किया, और अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम होता है तो बाकी सर्विसेज तो चलेंगे। जैसे यहाँ पे कि 4 सर्विसेज हैं, ठीक है, और इसमें से चारों में से अगर एक में भी किसी में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो बाकी 3 सर्विसेज तो चलेंगी यहाँ पे, राइट। और अगर यहाँ पे किसी में एक भी प्रॉब्लम है तो बाकी सब चलेंगे, मतलब बाकी जो ऐप है वो आपका चलेगा, ऐप आपका डाउन नहीं होगा, केवल एक सर्विसेज डाउन होगा और ईजिली फिक्स किया जा सकता है। उसी तरह से अगर लार्ज टीम को देखें, अगर एक बड़ी टीम है जो इसको काम कर रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि जैसे कि कोई जो टीम है वो कैटलॉग के ऊपर काम कर रहा है, कोई टीम है जो शॉपिंग कार्ड के ऊपर काम कर रहा है, कोई डिस्काउंट के ऊपर केवल काम कर रहा है, ठीक है। तो इसे डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट प्रोसेस वो काफ़ी फास्ट हो जाता है आपका यहाँ पे, ठीक है। सपोज इसी तरह से एक एग्जांपल से सोचिए कि सपोज एक फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन है, वहाँ पे माइक्रो सर्विसेज मिल सकते हैं। जैसे कि यूजर सर्विसेज, जो यूजर क्या करता है, यूजर ऑर्डर वगैरह करेगा, ठीक है, डिफरेंट एक यूजर सर्विसेज हो जाता है, फिर से एक कार्ड सर्विसेज हो जाता है वहाँ पे, जो कार्ड में आप क्या करते हैं कि एक जो आइटम है वो कार्ड में ऐड करते हैं, फिर आप पेमेंट करते हैं, फिर से एक डिलीवरी का एक अलग सर्विसेज होता है वहाँ पे, इन्वेंट्री जो होता है जो बैकएंड में स्टॉक वगैरह मैनेज करता है, ठीक है, तो उसका एक अलग ही सर्विसेज होता है। अगर आपको सिर्फ पेमेंट सर्विस डाउन हो जाए तो बाकी अभी भी काम करेगा, बाकी जो सर्विसेज है वो काम करेंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ माइक्रो सर्विसेज। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे सर्विसेज से बात करते हैं, मोस्टली रेस्ट API के थ्रू या फिर gRPC यूज होता है यहाँ पे। इसके लिए आपको सर्विसेज डिस्कवरी या फिर लोड बैलेंसर या प्रॉपर फेल ओवर को भी सेटअप करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दोनों में देखिएगा तो जैसे कि ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है लेफ्ट साइड में और माइक्रो सर्विसेज है यहाँ पे राइट साइड में। तो मोनोलिथिक में भी आप देखिएगा तो यहाँ पे एक ही एप्लीकेशन में सारी चीज़ यहाँ पे यूज हो रहे हैं। यूजर इंटरफेस भी रहेगा, बिजनेस लेयर भी रहेगा, डेटा इंटरफेस भी रहेगा और DB भी इसी के साथ कनेक्टेड रहेगा। लेकिन माइक्रो सर्विसेज में सारे अलग अलग हैं, तो इसीलिए इसका डाउन जो है वो कम होगा, डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट होगा। अगर किसी भी डाउन होता है तो पूरा एप्लीकेशन आपका डाउन नहीं होगा, कोई भी एक पार्ट आपका यहाँ पे डाउन होगा, बाकी सारे पार्ट आपके चलेंगे। ओके, अभी यहाँ पे इसमें देखते हैं कि इसमें बेनिफिट क्या है, प्रोन्स एंड कॉन्स क्या है इसमें माइक्रो सर्विस की। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके लिए जो स्केल है इसका वो काफ़ी स्पेसिफिक है सर्विसेज के लिए, ठीक है। डिप्लॉयमेंट, आपका डिप्लॉयमेंट जो साइकिल है वो काफ़ी फास्ट होगा। अगर किसी में भी एक में प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ आप उसको उसमें आप बग फिक्स करेंगे या फिर कुछ इन्हांस करेंगे और उसी सर्विसेज को आप केवल वहाँ पे पुश करेंगे सर्वर पे, ठीक है। और जो फॉल्ट आइसोलेशन है वो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे डिफरेंट आर्किटेक्चर हो सकते हैं, जैसे कि एक प्रोग्रामिंग में जैसे कि आपको डिफरेंट लैंग्वेजेज यूज करने हैं। सपोज मान लीजिए कि आपको जावा यूज़ करना पड़ सकता है ना, या फिर आप नोड यूज़ कर सकते हैं या फिर पाइथन यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग में आप अलग अलग सर्विसेज बना रहे हैं तो उसका कोडिंग भी आप अलग अलग यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक एप्लीकेशन है उसमें कुछ काम नहीं हो रहा है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको मैं जावा के साथ ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ या फिर मैं पाइथन के साथ ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ।
तो वो पार्ट आप वहाँ पे निकाल के उसको डिफरेंट लैंग्वेज के साथ उसको आप कर सकते हैं। इसमें चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, तो सबसे पहले जो चैलेंजेस इसमें फेस करना पड़ता है वो है कि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स डिप्लॉयमेंट होता है, ठीक है, और डिफ़िकल्ट होता है एक पुअर आर्किटेक्चर के साथ इसको मैनेज करना। और इसको डेवलप करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस एक आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें आपको डेवऑप्स चाहिए, CI/CD पाइपलाइन चाहिए, मॉनिटरिंग एंड लॉगिंग का भी यहाँ पे प्रोसेस चाहिए कि किस में क्या जैसे लॉग हो रहा है, मॉनिटर क्या हो रहा है उसमें, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो इसके लिए आप क्या क्या यहाँ पे जो इकोसिस्टम है वो यूज कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज में। तो आजकल आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इसमें फॉलो होती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डॉकर बना सकते हैं जो कि कंटेनराइज कर सकते हैं अपने सर्विसेज को। जैसे डिफरेंट सर्विसेज हैं, डिफरेंट लैंग्वेज उनको डिफरेंट आप यहाँ पे डॉकर यूज कर सकते हैं, कंटेनर बना के कुबरनेटिस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सर्विसेज क्रिएशन के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेजेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्प्रिंग बूट, Node.js या PHP या कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एसिंक्रोनस मैसेजिंग के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं कफका या फिर RabbitMQ यूज करते हैं, ठीक है। और राउटिंग और सिक्योरिटी के लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं API, जो कि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि API क्या है। एक बोनस पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आप इस टाइप के एप्लीकेशंस को बना रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले यह है कि आप कीप सर्विसेज है स्मॉल एंड फोकस्ड। आप सर्विसेज को आप छोटा छोटा रखें, अलग अलग बना के रखें, हर एक के लिए अलग एक कंटेनर का लॉगिन बना के रखें उसको, ठीक है। और अब जो भी फेलियर हो रहा है उसको एक लॉगिन में आप रहेगा तो बढ़िया रहेगा आपके लिए कि किस में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इजीली पता चल जाएगा। सॉकेट ब्रेकर्स यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी आप API बना रहे हैं तो उसका आप एक वर्जन ज़रूर बनाएं कि कौन सा API आप उसके लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था एक फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें दोस्तों के साथ जो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आर्किटेक्चर को समझना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।